नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, एसी ड्राइंग रूमों में हम हमेशा बैठ के बात करते हैं। आपने हमेशा मुझे देखा है अपने स्टूडियो में बात करते हुए, लेकिन उसी के साथ प्रारब्ध इस समय ज़मीन पर भी बात कर रहा है। लगातार गांव में गुजारने के बाद 42-43 डिग्री टेम्परेचर में घूमने के बाद आज थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। आपको ये बैकड्रॉप देख के ही लग रहा होगा कि मैं कहीं किसी बुर्जुआ जगह पर पहुँच गया हूँ। नहीं, मैं हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर में, और लोकसभा चुनाव है तो गोरखपुर लोकसभा सीट, जहां से रवि किशन दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका नामांकन भी हो गया है। तो हम बैठे हैं जरा कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ गोरखपुर में। गांव की बहुत सारी बातें हुई, अब जरा शहर का तापमान लेते हैं। सर, मैं चाहूँगा कि आप खुद ही अपना परिचय कैमरे पर प्रारब्ध के परिवार को दें। मेरा नाम शैलेश मणि त्रिपाठी है। सर, इसको थोड़ा सा मेरा नाम जरा बोल दीजिएगा परिचय भाई, इन्हीं का होटल ऐसे ही बैठे हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम अपना बोल दें। नहीं अच्छा, हाँ ये भी ठीक है, चलिए कोई नहीं। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश त्रिपाठी है। मैं ऐसे नौकरी तो LIC में करता हूँ, डेवलपमेंट अफसर हूँ। अखबारों में व्यंग लिखता हूँ और व्यंग पढ़ता भी हूँ मंचों पे। नमस्कार, मैं नवीन रंजन श्रीवास्तव, करी ऑन रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए हैं। मैं यहाँ का डायरेक्टर और ओनर भी हूँ। मैं भी नवीन श्रीवास्तव, मैं फार्मास्यूटिकल विजिलेंस से बिलोंग करता हूँ। नमस्कार, मैं प्रदीप त्रिपाठी, मैं आदित्य बिरला कैपिटल से जुड़ा हुआ हूँ और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। एक विद्यालय खोल करके छोटे और गरीब बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आप गोरखपुर में जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं जी, और ये दर्शकों अजीब है, अखबार पढ़ने वाले लोग आपको मोबाइल बाबा के नाम से डालते हैं। हालांकि अखबार अब मोबाइल में भी पढ़ा जाता है। गंभीर लेखन से लेके और हल्की फुल्के अंदाज में हर बातों को कहने वाले, और राजनीति से लेके समाज, दर्शन और संस्कृति, हर चीज़ को समेटने वाले। आप ये बताएं, चुनाव को इस बार कहा जा रहा है कि बड़ा शांत चल रहा है, वाकई शांत चल रहा है? हाँ शांत तो चल रहा है। आपने कभी कोई ऐसा मैच देखा है जिसमें पहली टीम ने 600 रन बना लिए हो या 500 रन बना लिए हो, और दूसरी टीम बड़ी पिद्दी सी हो, उसको पता है कि हम पूरी जान लगा देंगे तो भी 150 बनाएंगे? तो उस चुनाव के दर्शक सबसे कम होते हैं, उसको देखने वाले बिल्कुल नहीं होते हैं। तो अगर कुछ शांत चल रहा है तो सिर्फ इसलिए है कि लगभग एक तरफा चुनाव है, तो सब अपने अपने काम में बिजी है। जब मामला बराबरी का होता है, टाइट होता है, जैसे गब्बर सिंह और बोला, आपको याद होगा, बराबरी के थे दोनों, तो वहाँ आदमी आँख ला के देखा रहता है। यहाँ हम एक तरफा चल रहा है, इस वजह से शांत है। सब अपने अपने काम में लगे हैं, वरना कोई किसी का भाषण सुनने जाता है, कोई भीड़ लगती, चर्चा होती, परिचर्चा होती, मारा पीटी बवाल सब होता है। बट एक तरफा है, कहीं कुछ है ही नहीं, विपक्ष एकदम गायब है, इसलिए चुनाव शांत है। अगर ये वजह है कि चुनाव शांत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप योगी आदित्यनाथ जी के शहर में बैठे हैं, रवि किशन आपके दूसरे बार उम्मीदवार हैं, ये शहर परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहीं बैठ के, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि आप केवल गोरखपुर में बैठ के गोरखपुर की बात कर रहे हैं, आसपास भी यहाँ सब शांति शांति है, इस तरह का माहौल है। देखिए, आप ये बात 2012 में कह रहे थे तो मैं मान लेता कि हर कोई कुएं का मेढक था। आज मैं मोबाइल बाबा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आज के दिन में दुनिया हर किसी की मुट्ठी में है, और वो 5000, 7000, 6000, 2000 फॉलोअर और फ्रेंड लेके पूरे विश्व से, मैं तो देखता हूँ अपने उसमें लागर्दी में, ये तमाम विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, तो उसको वहीं बैठे बैठे पूरे देश दुनिया का हाल चाल मिल रहा है। इवन मैं तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, एक तरह से पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, जितना देख रहा हूँ मुझे, मैं आपको ये बता सकता हूँ, जिस सीट पे मैं कभी गया नहीं हूँ, जिस जगह मैं गया नहीं हूँ, वो बता सकता हूँ कि कौन सी सीट किसके फेवर में है, क्योंकि इतनी सारी चर्चा, इतने सारे ग्रुप सब में, तो अब आज सब कोई सबके बारे में जान रहा है। करीब करीब एक नॉर्मल आदमी अगर थोड़ा भी IQ रखा है, पढ़ा लिखा है और इससे इंटरेस्ट रखता है, वो पूरे दुनिया के बारे में बता सकता है, देश के बारे में तो बता ही सकता है। ये मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है, और यही वजह है कि 2019 के चुनाव में जब राहुल गांधी जी ने कहा कि 70,000 प्लस वो हर एक को देंगे, तो भी लोग जान रहे थे क्या है, और इस बार टकाटक 1 लाख सब जानते हैं। उसमें एक बात जोड़ेंगे, आपकी जो आपने कही अभी ना, बहुत तगड़ी बात कही। अभी इन्होंने कहा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए हर महिला को देने की बात कर रहे हैं। शर्मा जी, एक चीज़ होती है ना कि कौन कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए ये इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, ये बोलें कि सर आप आइए, मैं आपको कॉफ़ी पिलाऊंगा, तो मैं शायद आ जाऊंगा।
बट यहाँ का जो बच्चा काम करता है वो बोले मैं अभी जाऊँगा, पर मुझे डाउट बना रहेगा यार, पता नहीं पिला पाएगा कि नहीं पिलाएगा, एंड मौके कहीं किसी काम में व्यस्त हो जाए, कहीं किसी ड्यूटी लगा दी जाए। तो जो मोदी जी की क्रेडिट बनी है ना, उन्होंने आज तक भाजपा, पहले लोग परेशान होते थे कि लोग अपने वादे नहीं पूरे करते हैं, अभी विपक्ष इस पे परेशान है कि तो सारे वादे पूरे कर दे रहे हैं, नरक कर दिए हम लोग के लिए। तो भाजपा की जो क्रेडिट दर बनी है वो अपने वादों को पूरा करने वाली बनी है। इसमें मोदी जी का चेहरा एक बहुत मजबूत क्रेडिट के रूप में इकट्ठा हुआ कि जो कहते हैं वो करते हैं। अदरवाइज ये इनके दुगना दे रहे हैं। आप ये लो तो 2,00,000 रुपये महीने, 3 महीने पे 2,000 रुपये, 6,000 रुपये दे रहे हैं। अगला 6,000 महीना देने की बात की, अभी लाख रुपये महीना देने की बात कर रहा है। पर लोगों को पता है कि यार उसका कोई भरोसा नहीं, उस दुकान का कोई भरोसा नहीं है। और मोदी जी कह रहे हैं, कम ही कह रहा हूँ बट देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मुझे लग रहा है कि मोदी गारंटी की परिभाषा आपने, जो शब्द मोदी गारंटी मोदी जी खुद इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपने ओनर साहब और काफ़ी का रिश्ता आपने जोड़ा, तो अभी चर्चा शुरू होने से पहले ही ऑर्डर हो चुका है और हो सकता है दर्शकों इसी बीच में सर्व भी हो जाए। तो वाकई इन्होंने कहा तो हमें भरोसा है कि हो सकता है चर्चा होते होते हमें बीच में काफ़ी मिल भी जाए। मैं खाने को भी मिल सकता है। हाँ, ये भी संभव है। मैं अपने कैमरा वाले सज्जन से कहूँगा आप यहाँ अगर स्थान ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जरा हम नवीन जी से बिल्कुल, वरना कॉफ़ी में हो सकता है कि हाँ, पता चला हमारे लिए दो चम्मच शक्कर आ गई, जो कि शक्कर फ्री हो है, और किसी के लिए शक्कर नवीन जी, एक चीज़, आप व्यवसायी हैं, इसके अलावा भी ऐसा तो है नहीं कि अचानक एक दिन आपने एक रेस्टोरेंट खोला और बैठ गया। मैं आपसे आपके ही डोमेन का सवाल पूछूंगा। बड़ा मुश्किल हो गया है, कच्चे का काम बंद हो गया है। एक परसेप्शन है, हाई जीएसटी, ओहो जीएसटी, आहा जीएसटी, एक इस तरह का है। इस देश में यहाँ तक समस्या होती है कि साहब अकाउंटिंग कैसे होगी, ये भी बात आई। एक विशुद्ध व्यवसायी के रूप में सारा कुछ नोटबंदी से लेके और अब तक एक बंद कमरे में व्यवसायी कैसा फील कर रहा है 2014 से अब तक, जबकि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म की तरफ बढ़ रहा है? सर, व्यवस्थाएं ज़्यादा बेहतर हुई हैं। पहले क्या होता था, बहुत सी चीज़ों को अलग अलग पार्ट में हमें करना होता था, क्या 1 नंबर में रखना है, क्या 2 नंबर में रखना है, और उसको जो व्यवस्थित करते थे वो भी धन कमाते थे हमसे। अभी क्या है कि सब लोग 1 नंबर की व्यवस्था पे आ रहे हैं। हमारे लिए ज़्यादा इजी है अकाउंटिंग कैलकुलेट करना, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट की जो प्रणाली है उस पर सब लोग धीरे धीरे इसी पैटर्न को अपना रहे हैं कि हम सब लोग 1 नंबर की व्यवस्थाओं को के रूप में आए, क्योंकि 2 नंबर की व्यवस्थाएं हम बहुत दिन तक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। 1 नंबर में हम सब लोग सुरक्षित भी हैं और व्यवस्थित भी हैं। ठीक है, ये तो विशुद्ध व्यवसाय की तरह आपने बता दिया। अब इसको जरा आप समाज और परिवार से जोड़ लीजिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आपके रेस्टोरेंट में आके खाना खाने वाले लोग या अपना काम के लिए आए हुए लोग आपसे कहते होंगे नहीं साहब हमको बिल मत दीजिए और जीएसटी हटा के हम सब, नहीं, ऐसा अप्रोच नहीं। लेकिन फिर भी क्या आप ये मानते हैं कि समाज भी इस बात के लिए तैयार हो गया है? जब मैं ये कह रहा हूँ कि समाज भी तैयार हो गया है, मतलब बिल दीजिए, जो टैक्स बनता है ले लीजिए। एक समय था ग्राहक खुद इस बात को प्रमोट करता था कि नहीं हमको कच्चे में ही आप दे दीजिए, बिल मत दीजिए। देखिए सर, कैश का काम तो बिल्कुल बंद हो गया है, तो ज़्यादातर लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो उनका कहना भी यही है कि हम ट्रांजैक्शन 1 नंबर में कर रहे हैं, तो हमें 1 नंबर में सारी व्यवस्थाएं चाहिए। और मैक्सिमम रेस्टोरेंट या हमसे रिलेटेड या जो भी व्यवसायी लोग हैं, सबके लिए यूपीआई बहुत इजी हो गया है, क्योंकि कोई कैश लेके तो चलना नहीं चाहता है। 200-500 रुपये की छोड़ दीजिए, 10,000 तक का पेमेंट जो है आप यूपीआई से करने में आपको ज़्यादा सुविधा है। तो इसलिए हर आदमी 1 नंबर पे अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। बिल्कुल। तो लीजिए साहब, मोदी गारंटी की बात करते करते नवीन जी की गारंटी सामने है, काफ़ी आ चुकी है, हैं? अच्छा साहब, एक सवाल आपसे और पूछूंगा फिर। व्यापारियों के लिए ईस्टर्न यूपी, हम ईस्टर्न यूपी के ही हैं सर, है ना? जी जी। कोई कहीं से 4 मीटर कपड़ा नपवा के निकल लेता था, आए खाए पिए उठे गेट खोल के चल दिए, बहुत कुछ किया तो बहुत कुछ हुआ है सर। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, 10 सालों में लॉ एंड ऑर्डर, 7 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, गृहनगर है इनका। ब्रांडिंग इनकी ऐसी है कि मिजोरम में मैं गया, वहाँ भी लोगों ने कहा कि उधार दे दो योगी जी को। पंजाब से ऐसी बातें कही जाती है कि साहब योगी जी को उधार दे दो। लॉ एंड ऑर्डर एक बिजनेसमैन के लिए
कितना मैटर करता है, और 7 सालों में इसको आपने खुद कैसे महसूस किया और कितना महसूस किया? सर 2001 से मैं इसी गोरखपुर में होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और एक बड़े होटल के साथ मैं जुड़ा हुआ था। जब विश्वविद्यालय का चुनाव होता था तो हम लोगों को दहशत का माहौल रहता था कि साहब चुनाव का माहौल है, पता नहीं कौन सी पार्टी के लोग आके क्या खा जाएं और कितना पेमेंट कर जाएं। पेमेंट मांगने पे मारपीट तक की नौबत आ जाती थी, गाली गलौज तक की बात होती थी। आज यहाँ तक कि प्रशासन के लोगों के जो पैकिंग ऑर्डर और जो भी ऑर्डर आते हैं खाने के, उनके द्वारा पहले पेमेंट किया जाता है, एडवांस पेमेंट दिया जाता है और प्रॉपर बिल दे के सारा भुगतान करने के बाद ही वो माल उठाया जाता है। ये व्यवस्थाएं बनी है सर लॉ एंड ऑर्डर की। सर दो छोटी बात हम जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। मुझे लगता है बताना बहुत जरूरी है जी। मैं इसमें 2 बातें जोड़ना चाहता हूँ। इस शहर में आज के 10 साल पहले जब किसी जूते की दुकान पे लोग जाते थे लेने, खासकर अगर यूथ होते थे, तो वो उसको एक ही जूता देता था चेक करने के लिए, किसी भी हालत में उसको, सही है, उसको दोनों जूता एक साथ नहीं देता था कि वो लेके भाग जाएगा। आज की डेट में आप बिंदास ले सकते हैं। और जो सबसे बड़ा फर्क बताऊं, 5-6 साल पहले, 7 साल 8 साल पहले एक बच्ची ने हमको फ़ोन किया कि सर मुझे कोई काम मिल सकता है छोटा मोटा। हमने पूछा क्या कर सकती हो, तो अपना बताया कि ये कर सकती हैं। हमने कहाँ रहती हो, तो उसने बताया मैं पीपीगंज रहती हूँ। पीपीगंज यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। तो हमने कहा बेटा तुम आने को तो आ जाओगी, पर तुम जाओगी तो शाम हो जाएगी। अरे हाँ ये तो दिक्कत है, तो सर हम नहीं कर पाएंगे। उसी लड़की ने अभी पिछले साल हमको फ़ोन किया और कही कि सर वो काम हमको दोबारा मिल सकता है। हम कहे तुम पीपीगंज से कैसे आओगी? बोली सर अब योगी जी का राज है, अब हम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक बदलाव पैन, और मैं बताऊं ये पैन उत्तर प्रदेश नहीं है। होता है ना कि जब आपकी एक ब्रांडिंग हो जाती है तो मोदी की गारंटी वहाँ भी चलती है जहाँ से मोदी को सीटें नहीं आती। ये केरला की बात कर रहा हूँ, ये मैं वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट की बात कर रहा हूँ। साहब परिचय तो ऑलरेडी हो चुका है। आप जिस व्यवसाय में हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, एक आम शहरी हैं, गोरखपुर के शहरी हैं, ये एक अलग बात हो सकती है। योगी आदित्यनाथ जी के शहर के शहरी हैं, मैं भी यहीं का वासी हूँ। लेकिन ग्रामीण भारत और शहरी भारत, एक एक क्लासिफिकेशन, क्लासिकल क्लासिफिकेशन दिया जाता है हमेशा से, और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा टैग किया जाता है कि शहरी पार्टी, अर्बन पार्टी। ये बाउंड्रीज आपको टूटते हुए दिख रही हैं, क्योंकि आपका जुड़ाव कहीं ना कहीं शहर में रहते हुए गांव से भी हम सबका है। ये कितना गैप फिल हुआ है? क्या वाकई अब भारतीय जनता पार्टी समाज के पूरे स्वरूप को रिप्रेजेंट करती है, या अभी भी अर्बन एलिमेंट ज़्यादा है? नहीं, अब तो खैर मतलब भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग तक पहुंच चुकी है। उनकी जो योजनाएं आई हैं, खासकर वो ग्रामीण भारत के लिए, स्वच्छ भारत अभियान से बहुत, मतलब गांव में तो लोग सोचते भी नहीं होंगे उस बारे में। मोदी जी के पहले जब इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो लोगों को मालूम चला, गांव की पगडंडियाँ भी साफ़ होने लगी, नालियाँ साफ बनने लगी, वहाँ भी लोग काम करने लगे। उसके अलावा जो योजनाएं आई, बाकी सब मकान वाला जो आया, उसके अलावा शौचालय वाली योजना तो बहुत ही बड़ी थी इनकी, जो बहुत ही बड़ी हिट योजना थी। उससे लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया कि हाँ ये पार्टी ऐसी है जो कर रही है। और अब तो इतनी सारी योजनाएं हैं कि गिनते गिनते भी जो है रजिस्टर आप भर सकते हैं। मत गिनाइए साहब। मैं दर्शकों, आपको पता है, हमारे दर्शक जानते हैं, मैं गांव में घूम रहा हूं। मैं एक योजना अगर पूछना शुरू करता हूं, मैं रैपिड फायर राउंड पे आ गया सर। मैं पूछना शुरू करता था, लोग चुप ही नहीं हो रहे। ये मिल गए, हई मिल गए, हऊ मिल गए, हई बाकी बा। एक आदमी ने ये भी कहा हई बाकी बा, तो फिर कहा तो फिर आई है 24 के बाद तब मिली। ये एक्सपेक्टेशन जहां आप कहते हैं कि मोदी गारंटी कि हो जाएगा, जो कमी बेसी है वो भी पूरा हो जाएगा। एक चीज, मोदी जी का कोई एक काम, चूंकि आपने लिस्ट ये काम वो काम, तो मैं ऐसे लोगों को परेशानी में डालता हूँ। एक कोई काम जिस पे आपको लगता है कि नहीं, उनका जो आवास वाली योजना है वो उनको बहुत टच की, क्योंकि हम मतलब जब हमारे यहाँ वर्किंग जो काम करने वाले आते थे, झोपड़े में रहते थे, या वैसे जो सब्जी वाले, फल वाले, ये गांव में देखते थे झोपड़ी, वहाँ पे अब जैसे मेरे घर के कॉलोनी के बगल में ही वो हरजन बस्ती थी, मतलब एकदम गंदगी में झोपड़ बस्ती जो थी, मतलब आप जा नहीं सकते थे उसके अंदर। अब वहाँ पे जब छोटे छोटे मकान देखते हैं, साफ़ सुथरे मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना वाले, तब लगता है कि ये बहुत बड़ा काम, क्योंकि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके भी वो मकान नहीं बना पाते थे, ज़मीन ही नहीं मिलती थी तो मकान कहाँ बना पाएंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपने नोटिस की है दर्शकों, आप भी, लोगों ने अगर प्राइम मिनिस्टर आवास पाया है तो मैंने कई ऐसे घटनाएं देखी हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं कि
मान लीजिए 2,40,000 जो भी अमाउंट हो, हमें नहीं पता कितना मिलता है, लोगों ने उसमें ऐड ऑन किया है हाँ, वो एड ऑन हुआ है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, और वो मकान भव्य दिखता है। भव्य दिखता है। पैसा इकट्ठा हो गया ना थोड़ा सा, वो पैसा इकट्ठा कर दिया। ये एक एड ऑन कि साहब ठीक है, आपने दिया, हमने नींव भराई, और हमारे लड़के ने भी थोड़ा सा और कमाया, हमने भी अपनी पूंजी मिलाई, घर का बिखो खो भी दाएं बाएं हुआ, और वो एक भव्य मकान के रूप में। तो ये एक जो भ्रम था, जब मोदी जी शौचालय योजना, त्रिपाठी सर, नहीं, एक चीज़ और हाँ, बोलेंगे कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए, हमको उस पर भी सोचना है, क्योंकि वो अब जरूरी ये तो सर की चिंता आपको में शामिल अब कोई है ही नहीं है। ये गड़बड़, ये गड़बड़ है। ये गड़बड़। इसका जवाब मैं दे दूंगा, बात करेंगे। मुझे लगता है कि टकाटक चुनाव जीतने की बजाय टकाटक विपक्ष पैदा कीजिए, कोई बढ़िया विपक्ष पैदा कीजिए, ये भी उम्मीद है। त्रिपाठी साहब जी, एक चीज़ आई कि जो आप सबकी बात से जुड़ी है, एक तरफ मोदी गारंटी, दूसरी तरफ बिजनेस में ईज, लॉ एंड ऑर्डर का, आपने कहा सुरक्षा, और शहरी से लेके गरीबों तक हर जगह पहुंचना, मकान बनना, और उस पर बात निकल के आई कि मकान वो भव्य बन रहे हैं। मकान सिर्फ कहने के लिए नहीं, इंदिरा आवास योजना भी हम सबको याद है, कैसे बने, कितने बचे, और कितने बनते ही गिर गए, ये भी होता था। तो ये एड ऑन है, लोग अपना खुद लगाते हैं। शौचालय की जब बात की गई, मोदी का सबसे बड़ा मजाक उड़ाया गया। राहुल गांधी ने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर है ये शौचालय बनाने की बात कर रहा है। सर, ये मुझे लगता है ये वही परसेप्शन था जो लोगों के अंदर फील थी कि मकान तो बना था, इंदिरा आवास में भी गिर गया, पड़ गया, उसमें कोई रहने लायक थोड़ी ना होता। सरकारी कोई योजना, सरकारी चावल खाने लायक नहीं होता, सरकारी मकान रहने लायक नहीं होता, सरकारी शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं होता, उसमें गोहरा कंडा ये भरा जाता है। और आज वही शौचालय सफलता से चल रहा है। ये तो सुने, राशन भी जो मिल रहा है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिल रहा है। हाँ, अब कोई बैंक में ये ना कह दे कि बासमती मिल रहा है, ऐसा नहीं, मिल रहा है, खाने लायक मिल रहा है, खाने लायक मिल रहा है। एमडीएम में मैंने कई बार एमडीएम में खाना खाया है, और एमडीएम भी वही राशन वाले कोटेदार ही देते हैं, तो मेरे ख्याल से सेम फूड ग्रेन है होता है। आप शिक्षा से जुड़े हुए, मोदी जी बच्चियों की शिक्षा की बात करते हैं, उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात ऑलरेडी हम लोगों ने कर ली। अगर एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के रूप में भारत को देखें, जो कि एक ऐसा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है जो बहुत अपनी जड़ों से हिलना नहीं चाहता, क्या आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने ठीक ठाक हिला दिया है, या उस हिलाने में कुछ कमी बाकी है? जब मैं ये कह रहा हूँ तो जाति बंधन को तोड़ना, सबको एक करना, लाभार्थी वर्ग नाम का एक नया वोटर बैंक खड़ा कर देना, जो कि कास्ट एंड कार्डर ब्रीड सबसे बाहर है, वाकई अभी ठीक ठाक शेकिंग कर चुके हैं, या थर्टर में कुछ और शेकिंग की उम्मीद कर रहे हैं? संविधान बदलने वाली बात मत नहीं नहीं, वो सब बात नहीं करेंगे। देखिए शर्मा जी, जब ये इस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमको 2014 के पहले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आप याद करिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी यहाँ पे, तो एक नीरस का माहौल 2012-13 अगर आप याद करेंगे, 2012 में पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना था, सिर्फ करप्शन की बातें हो रही थी उस टाइम। उस टाइम किसी के मन में ये नहीं था कि हम बहुत ऊंचा घर बनाएंगे, या हमारा कारोबार क्या होगा, या हम कैसे आगे जाएंगे। मतलब एक पर्सनल फीलिंग बता रहे हैं। हम तो कॉर्पोरेट में थे, देश विदेश घूमते थे उस टाइम, तो उस समय एक माहौल ऐसा लगता था जैसे हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, अब हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, या हिंदुस्तान में कुछ बड़ा कर नहीं सकता कोई। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए 2014 के बाद, तो पहला तो मोदी जी ने बहुत छोटे छोटे कामों से शुरुआत किया। जो लोगों ने, जैसे आपने बताया, राहुल गांधी ने क्रिटिसाइज़ किया ये तो शौचालय भेजा रहे हैं, लेकिन मोदी जी की सोच देखिए। पहले उन्होंने जनधन अकाउंट खुलवाया, करोड़ों महिलाओं को, लोगों को से जोड़ा। लोगों को जब राजीव गांधी ये कहते थे 1 रुपये में 15 पैसा पहुंचता है, और जब जनधन अकाउंट आ गया, उस जनधन अकाउंट से मोदी जी ने शुरुआत की। जब उन्होंने आवास देना शुरू किया, उन्होंने शौचालय देना शुरू किया, तो शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आज के समय में आप तो बहुत सारे गाँव घूम के आ रहे हैं, आज आप जाके गाँव में देखिए, स्वच्छता का जो आलम है, ऐसा 2013 के 14 के पहले था क्या? नहीं था। आप शहरों में या गांव में, आज गांव में, मैं तो गांव से जुड़ा हूं, मेरा स्कूल वहीं गांव में ही है, मैं गांव के बच्चों को पढ़ाता हूं। जहां पहले रोड नहीं हुआ करता था, आपको चलने में असुविधा होती थी, आज हर गांव में आपको पक्की सड़कें मिल जाएंगी। बिजली की जो व्यवस्था जो 2 घंटे सिर्फ आती थी, अब 2 घंटे सिर्फ जाती है। ये फ़र्क आया है 2014 के बाद। और ये जो आप बता रहे हैं ना, घर और ये आवास, ये हमारे और आपके यहाँ बैठ करके बहुत छोटी चीज़ लगती है। आप उस गांव के आदमी से मिलिए
जिसको 6,000 साल का मिलता किसान को 500 महीना, या जिसको आवास मिला है सर, या जिसको ये टॉयलेट मिला है, बिल्कुल सर, या मैं- राशन मिला है, अरे कितनी सर, बड़ी चीज़ है उनके मैं लिए। सर यहीं आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए रोक रहा हूँ जी। आपको। संत कबीर नगर लोकसभा की सीट पर मैं बैठा था एक गांव में, एक चाचा ने बोला, हम कहीं का दिखल है मोदी, हम खोज रहे थे लाभार्थी वर्ग कहाँ बैठा है। जमीन पर वाकई है कि मोदी जी खाली चिल्लाते हैं, यहाँ हम लोग भाषण इमेजिन करते हैं कि शाइनिंग इंडिया ना हो जाए कहीं। तो हमने पूछा कि आपको क्या मिला, कहते हैं 6,000 रुपया साल का वो किसान सम्मान निधि, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी। तो मैंने कहा 6,000 क्या होता है, ये तो भीख टाइप का होता है। अगर उनके हाथ में लाठी होता तो मैं लाठी खा गया। बिल्कुल खाते हैं। उन्होंने कहा आप शहरी आदमी हैं, क्लीन शेव्ड आदमी हो, आपको नहीं पता है 6,000 रुपया हमारे उनके लिए कितना वैल्यू करता समय है। पर कितना होता है। बगल में बैठे हुए एक्स ग्राम प्रधान थे, उन्होंने कहा कि उसी पैसे से जरूरत की साड़ी भी खरीद ली जाती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो ये तो मैटर कर रहा है नहीं, सही समय पे। बिल्कुल अब यहीं याद आती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जी। पी चिदम्बरम साहब तो कहते थे कि साहब ये संभव ही नहीं है, और संभव नहीं है और टकाटक, ये दो कंट्राडिक्शंस को कैसे देखते हैं? आप टकाटक कैसे संभव है साहब? आप देखिए, दूरदर्शी सोच होनी चाहिए। एक देश को चलाने के लिए आप 5 साल का 10 साल का अगर प्लान बना के चलेंगे तो नहीं होगा। अगर मोदी जी की पूरी आप हिस्ट्री को देखेंगे, मोदी जी एक दूरदर्शी सोच के हैं। वो संगठन से भी आए हैं, वो लोगों से भी जुड़े हैं, वो गरीब परिवार से भी आए हैं। तो उनकी सोच जो मुझे दिखती है वो बहुत आगे की सोच है। मोदी जी ने जब जनधन अकाउंट खोला था, लोग कहते थे ये क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे जनधन अकाउंट। लेकिन उनकी सोच क्या थी, हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण में जितना मोदी सरकार ने काम किया है, आपको पता है किसी ने नहीं किया है। कैसे? ये जो जितने भी मकान आपको बनते हैं, आपको पता है ये सिर्फ महिलाओं के नाम पे बनते हैं। हाँ। ये पुरुष के नाम पे नहीं बनता कहीं, सिर्फ महिला के नाम से। अगर महिला पुरुष एक अलग हो जाए, वो मकान महिला का हो जाएगा। तो इस तरह का जो छोटे छोटे बेसिक काम होते हैं महिलाओं पे, जो मोदी सरकार ने किया है, इसके बारे में कोई सोचा नहीं है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं टकाटक की बात, ये टकाटक ही रहेगा। आज 20 साल से राहुल गांधी लॉन्च होते हैं। राहुल गांधी की बात है, क्या क्रेडिबिलिटी? उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, किसने विश्वास किया उनके ऊपर? राफेल में घोटाला हुआ, किसने विश्वास किया? वो 75,000 रुपये दे रहे थे, किसने विश्वास किया? आज फिर वो लखपति दीदी और क्या क्या बनाने की बात वो भी कर रहे हैं, तो कौन विश्वास कर रहा है? आज जो चुनाव की निरस्ता की आप बात की, उसमें 3-4 पॉइंट हम जोड़ना चाहेंगे, जैसा कि आपने उनसे पूछा था। देखिए 3-4 चीज़ें हमें लगती चुनाव नीरस क्यों दिख रहा है। एक पॉइंट तो बहुत वैलिड है कि एक तरफा चुनाव है, शायद इसलिए नीरस थोड़ा दिख रहा है। दूसरा एक कारण इसका भी, तापमान भी हाई है, मौसम का भी उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ। दूसरा कारण ये, और तीसरा कारण ये है कि लोगों को लग रहा है मोदी जी आ ही रहे हैं, अब तो कोई मतलब नहीं है जाने वाने का, अब जीत रहे हैं मोदी जी। याद दिलाऊं सर, हाँ, गोरखपुर का एक लोकसभा का उपचुनाव मुझे याद है। हार चुके हैं लोग इसी वजह से। हालांकि वो कैंडिडेट साहब अब आपके संत कबीर नगर से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। इसी गलतफहमी में चुनाव लोग हारे थे कि शायद हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, और घर से लोग नहीं निकले। वोटर, भाजपा के वोटर घर में बैठे मैं रहे। लखनऊ से भाग के आया था सर वोट हाँ, पे। लेकिन- लेकिन हमारे कॉलोनी वाले नहीं नहीं चुनाव थोड़ा होता है सर। तो ये उपचुनाव का असर होता है। और इस चुनाव में देखिए, कहीं आप पूरे ओवर इंडिया, ऑल इंडिया देखेंगे, कहीं माहौल नहीं दिख रहा चुनाव का। बिल्कुल। सिर्फ नेता घूम रहे हैं और उनके जो वर्कर है वो घूम रहे हैं। जनता में कोई उत्साह आपको नहीं दिख रहा होगा। जनता को लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं। और ऐसे में दर्शकों, हम गांव में भी बैठे और हमने हमेशा अपने जो भी ये फील्ड वीडियोस बन रहे हैं, जो जहां हम चुनावी तापमान नाप रहे हैं, वहां मेरे मन में एक ही बात निकल के आ रही है कि जनता स्टेटस को यथास्थिति बनाए रखना चाहती है। बस और जब स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता है कोई भी समाज, तो हलचल काहे की है, जौन बात तो चली। बस यही लोग बोल रहे हैं, सब ठीक है चलने दो। मतलब टिकट देते हुए मोदी जी ने भी यही सोचा, इसलिए मैक्सिमम टिकट कंटिन्यू हो गए। टिकट वाली शिकायतें देख लीजिए हर जगह हैं। जहाँ एक यशस्वी जीता हुआ सांसद दूसरी बार लेकिन मैदान में है, वहाँ भी ये जेन्युइन सवाल खड़ा इसमें हुआ एक पॉइंट है ना, जितने भी सांसद विधायक आज जीत के आ रहे हैं, सब नरेंद्र मोदी के नाम पे आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर सीट पे लड़ रहे हैं वो। नरेंद्र ठीक है। मोदी जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, उनके लिए नहीं कहा जा रहा है। दर्शकों, शहर से लेके गांव तक तापमान एक ही है। एसी में आप बैठे जरूर हैं, लेकिन बाहर जैसे निकलेंगे माहौल आपको बता देगा कि चुनाव शांत दिख रहा है, लेकिन जनता शांत नहीं है। संभवतः यथास्थिति को स्टेटस मेंटेन करने वाली बात है, जो मैं लगातार फील्ड में पा रहा हूँ, क्या बाहर क्या एसी के अंदर। एक बात जोड़ना चाहते जी, हैं जी, जी। जो कह रहे थे, जो आप कह रहे थे उसी को बस एक बात जोड़ दी। आपने कहा ना कि दूरदर्शी हैं।
दूरदर्शी वो लोग भी बहुत थे, बट बहुत बड़ा फ़र्क होता है नीयत का। उनकी नीयत बटोरने की और लूटने की थी, और इनकी नीयत देने की है। जी जी। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इनका नीयत केवल अपने लिए था। और आप कह रहे थे ना विपक्ष होना चाहिए, मोदी को आप बड़े आसानी से हरा सकते हैं, पर ऐसा आदमी ला दीजिए जिसके ऊपर परिवारवाद का इतना सा भी आरोप ना लगा हो। जी, जो पिछले सुधीर 20 जी, साल कैमरा थोड़ा सा हाँ। ऐसे एंगल में ले लीजिए, हल्का सा। मैं कह रहा हूँ मोदी को आप बड़े आराम से हरा सकते हैं, पर ऐसे किसी आदमी को लाइए जो पिछले 20 साल से टॉप की कुर्सी पे बैठा हो, चीफ मिनिस्टर रहे हो गुजरात जैसी जगह के, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे हो, और एक पैसे का कोई आरोप ना लगा हो, न भ्रष्टाचार का, न वंशवाद का, न परिवारवाद का, न किसी तरीके का, न जातिवादी होने का, किसी कोई आरोप न लगा हो, तो शायद वो आदमी मोदी पे भारी पड़ सकता है। और सुबह से शाम तक केवल और केवल लोगों की चिंता करता हो, ऐसा आदमी जिस दिन आप ला देंगे, मुझे लगता है वो भारी पड़ेगा। फिलहाल जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, जो विपक्ष आप कह रहे हैं सो कार्ड विकल्पहीनता इसीलिए वो उनसे बेहतर कोई दिख नहीं रहा है। आइडियल इस दुनिया में कोई नहीं है, बहुत सारे उम्मीदें भी हैं, बहुत सारे काम किए सकते हैं। लोहिया जी ने एक बार सदन में एक भाषण दिया था, आपको हमको सबको जानना चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस केवल, तो औरतें जो आप कभी गाड़ी लेके चलिए ना, रात में बेचारी उठ जाती थी, रात में लाइट जलाने बड़ा खराब लगता था ना, तो लोहिया जी इस बात को लेकर बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा था अगर कांग्रेस केवल शौचालय लोगों को मतलब दे दे, बहुत अच्छा प्रसंग आपने याद दिलाया। और लोगों को ये औरतों को साड़ी उठा के उठना ना पड़े बीच उसके दौरान, तो मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। सदन की बात है, ये आज के 20-25 साल पहले की बात है। मैं आपको थोड़ा ऐड कर दूं इसी में। लोहिया जी ने दो बातें कही थी। अच्छा। इंदिरा जी सदन में थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, और लोहिया जी ने हाथ जोड़ के कहा था इंदिरा, वो बेटी की तरह से बेटी की बात करते तरह, थे। आपने जो उदाहरण दिया, मैंने उसको कितनी बार लिखा है। उन्होंने कहा लोहिया जी ने कि इंदिरा मेरी दो बातें मान लो, मैं कांग्रेस में मैं जाऊंगा, जीवन भर तुम्हारा विरोध तो छोड़ो, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जब गांव में जाता हूँ, मेरी माता, मेरी गांव तक जाने वाली सड़कें टट्टियों से पटी होती हैं, सामुदायिक शौचालय बनवा दो। उस समय उन्होंने सामुदायिक शौचालय की बात की थी। और दूसरा उन्होंने कहा था कि इंदिरा मेरे गांव में चौका फूंकते फूंकते, चूल्हा फूंकते फूंकते मेरी माताओं की आंखें अंधी हो रही हैं, उसी पे आ रहा था, उन्हें कोई धुआं रहित कर दो, चूल्हा दिलवाने। मैं उसी पे आ रहा था। और आप देखिए दर्शकों, हर घर शौचालय और उज्ज्वला योजना, ये समाजवादी। इसीलिए मैं कई बार ऐसा मानता हूं कि असल में लेफ्ट की सरकार, अगर भारत के संदर्भ में कोई लेफ्ट की सरकार देखी जाए तो वो अब चल रही है। बिल्कुल उनके समाजवाद के सपने को ये पूरा कर रहे हैं। तो हमारी बड़ी माता जी थी, हमारे घर के 5 भाई, हमारे पिताजी सबसे बड़ी माता जी सब बच्चों की बड़ी प्रिय थी। सब बच्चे होती है ना हर गांव में बड़ी माता जी, सारे बच्चे उनको बड़ा प्रेम करते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, जब भी मौका मिलता था भाग के गाँव चले जाते थे। एक बार गाँव गए तो उनको कमरे में बंद किया गया था, और ये कहा कि कोई नहीं जाएगा उसमें। तो हम लोग के लिए बड़ा शौकीन था, छोटे छोटे बच्चे थे। बोला क्यों कमरे में नहीं जाएंगे? तो बच्चों ने आपस में एक दूसरे से पूछा, तो किसी बड़े बच्चे ने बताया कि उनको टीबी हो गया है। तो ये क्या होता है? बोला वो टीबी ऐसी बीमारी होती है जिससे छूत की होती है, हो सकता है आपको भी हो जाओ। तो हम लोग बड़े भयभीत हुए, तो इससे होगा क्या? बोले शायद वो न बचें। तो हम बच्चों ने न खाना, मैं अभी कह रहा हूँ भावुक हो रहा हूँ, हम लोग न खाना खा पा रहे थे, इतना कष्ट होता था अंदर से कि हमारी बड़ी माता जी चली जाएंगे। और हुआ यही, दरअसल होता क्या था, पूरे घर का कंबाइंड फैमिली थी, दिन भर बेचारी फूंकती थी, इनहेल करती थी, एक्सेल करती थी, फूंकती थी, वो उनके फेफड़े में भर गया, धुआं भर गया, बेचारी टीबी से चली गई। मैं बताऊं फैन हो गया मोदी जी का। मैं फिर कह रहा हूं मैं व्यंग्यकार हूं, व्यंग्यकार हमेशा कमियां खोजता है। अगर सच्चा साहित्यकार और व्यंग्यकार और कवि है तो हमेशा कमी ढूंढता है, वो आइडियल दुनिया में जीता है, उसको सब चीज़ अच्छा चाहिए। पर जब पहली बार मैंने मोदी जी का ये पढ़ा कि देश के 4 या 5 करोड़ महिलाओं को इतनी गैस की दिक्कत होती थी, कितनी स्टोरी, मेरा तो इतना नुकसान हुआ है मोदी जी ने किया है। मैं इतने चुटकुले बनाता था गैस पे, बिजली पे, सड़कों पे, पानी पे, इतने चुटकुले बनाते थे, मेरे चुटकुले खत्म हो गए। पर जब मैंने पहली बार पढ़ा कि देश के इतने सारे करोड़ लोगों को गैस चूल्हे दिए जाएंगे और मिलने शुरू हुए, तो हमें लगा कि मेरी बड़ी माता जी अंदर से मुस्कुरा रही हैं कि अब कोई बड़ी माता जी का निधन नहीं होगा। सर आपके चुटकुले खत्म हो गए, श्याम रंगीला को टिकट नहीं मिला बनारस से, आप बताइए, पर्चा ही नहीं, वो सेट नहीं मिला। तो आप लोगों चर्चा में बने रहने का वो सब तरीका है। दर्द भोलानाथ गहमरी ने भी एक बार संसद में एक बात कही थी और नेहरू जी रो दिए थे। उन्होंने बताया कि गांव की औरतें, भोलानाथ गहमरी का नाम सुनेंगे, बड़े कवि रहे हैं, बाद में राज्यसभा सदस्य बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि गांव के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो जो जानवर खाते हैं ना खाना, और वो जब उससे उनके गोबर से निकलता है, उसमें से दाने बीन के वो उबाल के खा रहे हैं। उस दर्द को महसूस किया मोदी जी ने। आज 84 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, हमको एक ज्योतिषी मिले, बहुत बातें लंबी हो जा रही हैं। ज्योतिषी जी ने कहा कि मोदी जी
देवत्व को प्राप्त कर चुके हैं। हमने कहा अरे फालतू बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे कोई देवता कैसे सकता है। कहा आप 2 दिन भंडारा करके देख लीजिए, आपको उसका पुण्य मिलेगा। ये आदमी पिछले 4-5 साल से लोगों को, भूखे लोगों को खिला रहा है, उसको वो पुण्य प्राप्त हुआ है कि वो लगभग देवत्व को प्राप्त कर चुके हैं। उनको कभी कोई हिला नहीं पाएगा। हम लोग इसको मजाक में उड़ा सकते हैं, पर ये बहुत स्पिरिचुअल बात है। और शायद यही कारण है कि बड़ी से बड़ी समस्या है। जब पिछली बार जब अभिनंदन अटका हुआ था तो लोगों के प्राण सूखे हुए थे, क्या होगा क्या होगा। कोविड और शेर की तरह कोविड देख दुनिया लीजिए, तड़प चुकी। एक अकेला कोविड। मैं तो कई लोगों से पूछता हूँ कि एक कोई, और मुझे बहुत अच्छा लगा विपक्ष जिस तरह से कहता है कि हिंदू मुसलमान बना दिया, या अरे कर कुछ दिया, नहीं। वह कर दिया, सब इतने लाभार्थी आज तक मुसलमान मैं रैपिड फायर जब भी पूछता हूँ आपसे भी, मैंने पूछा एक कोई उपलब्धि मोदी की जिसके बल, मुझे सच ईमानदारी से बताऊं, किसी ने हर हर महादेव जय श्री राम करके ये नहीं कहा कि मंदिर बनवा दिए इसलिए मैं उनको, अरे नहीं, मंदिर वो कहते हैं कि साहब वो हमारा चीज है। तो बहुसंख्यक जिस देश एक का हमारे ऐसे ही। मित्र के ड्राइवर हैं, संजोग से मुस्लिम हैं, बहुत परेशान थे। उनके माता जी पिता की तबीयत खराब है, तो दवा बड़ी महंगी ले रहे थे। तो एक दिन ऐसे चर्चा कर रहे थे, अरे इतनी महंगी, मैं ये सुझाव भी दूंगा कि हो सके तो दवाओं के दाम कम किए जाए। लेकिन उसका जवाब सुनिए, हमने कहा आप वहाँ से क्यों ले रहे हैं, आप चले जाइए, जो दवा की दुकान सरकारी खुली हुई है, मोदी जी ने खुलवाया है। बोले ये क्या होता है, हम कहा जाओ। अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, जो दवा उनकी 2700 की थी, वो दवा मुश्किल से 400 या 500 में मिली। अद्भुत, बहुत छोटी। टीवी का बता रहे थे, टीवी पेशेंट को हाँ, फ्री मिल रहा है। इवन दवाओं तो फ्री मिलती है, योजनाएं, खाने पीने के लिए पैसा अकाउंट में आता है। हाँ, योजनाएं गिनाते गिनाते थक जाएंगे। दर्शकों, मैंने इसीलिए कहा ना, मैं इसीलिए एक पे सिमट के चला आता हूँ, क्योंकि आप मोदी जी का काम पूछेंगे तो लोग आपको इतने काम बता देंगे कि फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और यही वजह है कि जिसको कहते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक तो स्टेटस को मेंटेन करने का चुनाव है इसलिए शांत है, और दूसरा मोदी जी और उनके वोटर, उसके बीच में किसी की जगह नहीं है। यहाँ भी आपने देख लिया, सांसद प्रत्याशी की भी कोई जगह नहीं है, सीधे मोदी हैं और उनका वोटर है। तो साहब ये आप विपक्ष खुश हो सकता है प्रारब्ध के इस कंटेंट पे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, आप कह सकते हैं एक तानाशाह है, लेकिन वो लोकतांत्रिक तानाशाह है जिसको भारत तीसरी बार भारी बहुमत से स्टेटस को मेंटेन रखते हुए वापस ला रहा है। लेकिन हम लोगों का फायदा ज़्यादा क्या है ना, हम गोरखपुर के लोगों का क्या है कि एक्चुअल में डबल इंजन है। उधर मोदी जी संभाले हुए हैं, इधर योगी जी संभाले हुए हैं, तो हम लोग तो एक्चुअल डबल इंजन का मजा ले रहे हैं। ये बाकी लोगों को शायद ये सुविधा नहीं प्राप्त है, जो हम भाग्यशालियों को है और उत्तर प्रदेश को है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन में काफ़ी मजा है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पाते थे। आज के समय में उन्होंने बताया ना, लड़कियां भी रात में जाना हो, कहीं जाना हो, माफियाओं का शहर आप तो जानते ही होंगे इस समय। BBC लंदन नहीं से तो इसका ठीक है, आता अब था। मुझे लग रहा है दर्शकों ये माहौल बन रहा है कि गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली का टिकट कब जा रहा है। बहरहाल 24 का चुनाव अभी चल रहा है, इसलिए आगे का कोई रिस्क हम नहीं लेंगे। इनमें कोई हम मोदी जी और योगी जी के बीच में पिसना नहीं इनमें चाहेंगे। कोई प्रचारक नहीं है, ये सब वोटर हैं, केवल सपोर्टर कोई नहीं है। बिल्कुल साहब, सब वोटर हैं। बिल्कुल, और कोई किसी पार्टी जुड़े हुए नहीं है। नहीं, वोटर तो सब हैं, सपोर्टर किसके हैं ये भी पता लग गया। दर्शक नीचे बताइएगा कौन क्या है। तो आप ही लगातार कह रहे हैं कि मैं आप कभी संगियों के गांव पहुंचते हैं, क्या करें साहब, जमीन ऐसा ही हो गई है, अब ये शायद साजिश है या कुछ भी है, लेकिन जमीन यही बोल रही है। तो ये थी गोरखपुर लोकसभा सीट से शहर गोरखपुर के, आप कह सकते हैं प्रारब्ध को अच्छा एक 5 स्टार रेस्टोरेंट आज मिला है, कॉफ़ी भी मिल गई, भूजे से सीधे काफ़ी तक की यात्रा। और यहाँ भी मामला एक ही है, क्या भूजा क्या काफ़ी, सब वही बोल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये चर्चा शहर गोरखपुर से आपको अच्छी लगी होगी। चर्चा करते हैं यहीं समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें दे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय जय सिया राम।